नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट है, PSC है, बैंक है, रेलवे है, व्यापम है, RAO, ADO, ADA, इन सारी एग्जाम से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है या जनरल एग्रीकल्चर है, उसके लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। उसी सीरीज में हमारा अगला जो लेक्चर है ये है लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि उपयोगिता। जैसा कि हमारा पिछला जो हमने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इनके बारे में जो बात की थी, उसमें हमने कुछ लैंड यूटिलाइजेशन रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि मेरे अगले वाले लेक्चर में मैं आपको इनको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हम यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्रॉप्ड एरिया विच इज केप्ट फॉलो ड्यूरिंग द करंट ईयर इज कॉल्ड बेरन लैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फेलोस, नेट एरिया सोन्स। ये चार हमारे सामने ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो अभी जब हम ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड लैंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, तो ऐसा एरिया जो हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज नहीं हो रहा उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज इंक्लूड ऑल लैंड ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवे और अंडर वाटर। मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, रोड होते हैं, रेलवे के अंडर में जो लैंड है वो, और अंडर वाटर। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, पानी के अंदर जो क्षेत्रफल जा रहा है, जैसे रिवर्स है, कैनाल्स है, एंड अदर देन एग्रीकल्चर। ये जो सारी चीज हमने देखी, इसे कहा जाता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसमें से इसको हम घटा देते हैं। सेकंड आता है बेरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, मतलब इसे हम बोल सकते हैं बंजर या जहां पर खेती नहीं होती है, ऐसी भूमि। दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड्स कवर्ड बाय माउंटेन, डेजर्ट्स etc। मतलब जो पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, इसके अंदर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो क्षेत्रफल है उसे कहा जाता है बेरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड। दिस इंक्लूड्स लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब क्षेत्रफल कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है बट नॉट कल्टीवेटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर आर मोर। लेकिन पिछले 5 या उससे अधिक सालों से हम देखते हैं कि ये काम में नहीं लिया गया है। सच लैंड में बी आइदर फेलो आर कवर्ड विथ श्रब्स एंड जंगल। ये मतलब पड़ती भी हो सकता है या झाड़ियों से, जंगल आदि से ढका भी हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है करंट फेलोस। दिस रिप्रेजेंट्स क्रॉप्ड एरिया विच इज केप्ड फेलो ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब ये भी फेलो लैंड है, पड़ती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं छोड़ा गया है। ये जो क्षेत्र है करंट ईयर में इसे पड़ती रखा गया है, तो इसे कहा जाएगा करंट फेलो। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रॉप्ड एरिया विच इज केप्ड फेलो ड्यूरिंग द करंट ईयर इज कॉल्ड। तो अभी हमने यहाँ पर देखा, इसे हम बोलते हैं करंट फेलो। बेरन लैंड अभी हमने यहाँ पर देखा था, दिस इंक्लूड्स ऑल लैंड कवर्ड बाय माउंटेन एंड डेजर्ट। फिर आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड किसको कहा था हमने? इसमें हमने यहाँ पर बात की थी कि जंगल में, सब्स में, या ऐसा कहें कि 5 साल से ज्यादा से जो पड़ती पड़ा है उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा था। नेट एरिया सोन क्या है, तो हम इसकी आगे अभी बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेट एरिया सोन। तो नेट एरिया सोन में क्या है, दिस इज रिप्रेजेंट्स द टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड। फसल और जो उद्यान है उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आ रहा है, बोया गया है टोटल, उसे नेट एरिया सोन हमने कहा। फिर इसी में हम आगे बात करते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस।
मतलब यहाँ पर एक से अधिक बार वाले क्षेत्रफल को हमें यहाँ पर नहीं जोड़ना है, हमें एक बार बोए गए क्षेत्रफल की ही यहाँ पर बात करना है। और यहीं पर हम एक प्रश्न देखते हैं, वो प्रश्न आया हमारे पास कि नेट एरिया सोन इन ए ईयर इन इंडिया इज, नेट एरिया सोन इन ए ईयर इन इंडिया इज, यहाँ पर हमारे पास दिया है 329 मिलियन हेक्टेयर, फिर है 307 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर एंड 164 मिलियन हेक्टेयर। तो हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमारे बात की थी। टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से रिपोर्टेड एरिया है 307 मिलियन हेक्टेयर, 164 है ये ग्रॉस सोन एरिया, जबकि नेट सोन एरिया जो हमारे पास है वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं नेट एरिया इरिगेटेड इन इंडिया। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो 141 मिलियन हेक्टेयर है, ये तो हमारे पास जो एरिया है ये नेट एरिया सोन इन ए ईयर। ये जो 164 है ये ग्रॉस एरिया सोन है। 80.5 मिलियन हेक्टेयर जो है ये ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है और नेट इरिगेटेड एरिया है 31.2 मिलियन हेक्टेयर। तो अब हम आगे और जो रिलेटेड वर्ड्स हमने देखे उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है एरिया सोन मोर देन वंस। This represents the area on which crops are cultivated more than once during the agriculture years. More than one की बात हो रही है, more than once की बात हो रही है, मतलब एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल साल भर में एरिया सोन मोर देन वंस कहलाता है। This is adopted by deducting net area sown from total cropped area. जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है या जो हम इसे कहते हैं कि जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसमें से नेट एरिया को अगर घटा दिया जाएगा तो बचा हुआ एरिया कहलाएगा एरिया सोन मोर देन वंस। नेक्स्ट आता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, या इसी को कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल एरिया सोन वंस एंड और मोर देन वंस इन ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल के अंतर्गत एक बार और उससे अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्रफल जो है उसे कहा जाएगा टोटल क्रॉप्ड एरिया, या इसे हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट आता है नेट इरिगेटेड एरिया। नेट इरिगेटेड एरिया किसे बोलेंगे? इट इज द एरिया इरिगेटेड थ्रू एनी सोर्स इन ए एग्रीकल्चर ईयर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। मतलब जो साल में फसल बोई गई है पर्टिकुलर, उसमें एक बार में दिया गया जो सिंचाई है, एक बार मतलब उस पूरी फसल के दौरान जो हम सिंचाई देंगे वो कहलाएगा नेट इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट है टोटल और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। इट इज द टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स इरिगेटेड वंस एंड और मोर देन वंस इन ईयर। मतलब वंस टाइम जो इरिगेशन या एक बार जो इरिगेशन दिया जाता है वो नेट इरिगेटेड एरिया कहलाएगा, और वंस आर मोर देन वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार प्लस उससे अधिक बार जब हम सिंचाई देते हैं तो इसे कहा जाता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इरिगेशन इंटेंसिटी। इरिगेशन इंटेंसिटी हम किसे बोलेंगे? तो इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड और टोटल इरिगेटेड एरिया टू द नेट इरिगेटेड एरिया एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों का ये रेशियो है जिसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाता है इरिगेशन इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे सिंचाई सघनता इरिगेशन इंटेंसिटी कहा है। इरिगेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रॉस इरिगेटेड एरिया अपॉन नेट इरिगेटेड एरिया इंटू 100। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। The total gross area proposed to be irrigated under different crop during a year by a scheme। एक जो स्कीम है या योजना है उससे हम टोटल ग्रॉस एरिया जो प्रपोज्ड है दिया हुआ है उसको हम इरिगेट करते हैं तो एक साल के अंदर, तो उसे कहा जाएगा इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। द टोटल ग्रॉस एरिया
proposed to be irrigated under different crop during a year by a scheme। एक स्कीम के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एरिया प्रपोज्ड है उसमें हम कितना एरिया फसलों के अंतर्गत सिंचित करते हैं एक साल के अंतर्गत, एक स्कीम के अंतर्गत, वो कहलाता है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट जो वर्ड है वो इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। द ग्रॉस एरिया एक्चुअली इरिगेटेड ड्यूरिंग रेफरेंस ईयर आउट ऑफ द ग्रॉस प्रपोज्ड एरिया टू बी इरिगेटेड बाय द स्कीम ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब कोई योजना है वो 10,000 हेक्टेयर के लिए है और अगर हम उसमें से सिंचाई 8,000 हेक्टेयर में ही कर पा रहे हैं तो वो जो 8,000 हेक्टेयर है वो कहलाएगा इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं सम ईयर्स एंड पीरियड, कुछ वर्ष दिए हैं और वो वर्ष कब चालू होते हैं कब समाप्त होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल ईयर, तो एग्रीकल्चर जो ईयर होता है ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 13 जून जो है उसको ये एंड होता है। ऐसे वाटर ईयर कब माना जाता है तो 1 जून से 31 मई, 1 ऑफ जून से 31 ऑफ मई। नेक्स्ट है मानसून ईयर। मानसून ईयर कब माना जाता है, जून टू अक्टूबर को हम मानसून ईयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मानसून पीरियड, नवंबर टू जो मई है इसे नॉन मानसून पीरियड कहा जाता है। अब यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है एरिया विच इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय ए प्रोजेक्ट, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कमांड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया, कैचमेंट एरिया, नन। तो आगे हम ये जो वर्ड्स देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है टोटल अनकल्टीवेटेड एरिया। इट इज द एरिया अराइव्ड बाय द डिडक्टिंग द टोटल कल्टीवेबल एरिया फ्रॉम द टोटल रिपोर्टेड एरिया। रिपोर्टेड जो एरिया है उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे टोटल कल्टीवेबल एरिया, तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे टोटल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 शब्द हमारे पास आए कि हमारे पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है तो 329 मिलियन हेक्टेयर। टोटल रिपोर्टेड एरिया, यहाँ पर रिपोर्टेड एरिया की हमने चर्चा की है, वैसे पिछले वाले लेक्चर में हम इसकी बात कर चुके हैं। टोटल रिपोर्टेड एरिया है 305 मिलियन हेक्टेयर। मतलब इसका यह है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से जितना हम जान पाते हैं, जितने क्षेत्र की हमें जानकारी होती है उसे रिपोर्टेड एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टोटल कल्टीवेबल, कल्टीवेटेड नहीं है ये, कल्टीवेबल एरिया है। दिस कंसिस्ट ऑफ नेट एरिया सोन करंट फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो, कल्चरेबल वेस्ट एंड लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेट एरिया सोन है ना, कुल बोया गया क्षेत्रफल, करंट फेलो जो वर्तमान में पड़ती है, फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो मतलब पड़ती है लेकिन करंट फेलो के अलावा है 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए। कल्चरेबल वेस्ट मतलब यहाँ पर जंगल लगे हैं, वन लगे हुए हैं, खेती योग्य क्षेत्रफल है लेकिन ये खाली पड़ा है। एंड लैंड अंडर मिसलिनियस मतलब अन्य कार्यों में जो उपयोग किया जा रहा है वो वाला क्षेत्र। ट्री क्रॉप्स जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है इसे कहा जाता है टोटल कल्टीवेबल एरिया। अब नेक्स्ट आता है टोटल कल्टीवेटेड एरिया। तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ नेट एरिया सोन एंड करंट फेलो। जो नेट एरिया सोन है, नेट जो एरिया बोया गया है, कुल बोया गया, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है, एंड करंट वर्तमान में जो पड़ती है, इन दोनों को टोटल करके टोटल कल्टीवेटेड एरिया कहा जाता है। यहाँ लास्ट में हमारे पास एक वर्ड आता है कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या है, तो कमांड एरिया इज द एरिया विच इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड ड्यू टू ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट है, योजना है, उससे कितने क्षेत्रफल को लाभ मिल रहा है, कितने क्षेत्र को बेनिफिट मिल रहा है, वो उसका कमांड एरिया कहलाएगा। यही इस प्रश्न में पूछा गया है, एरिया विच इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय प्रोजेक्ट, तो इसे हम कहते हैं कमांड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया हम यहाँ पढ़ चुके हैं। एक नया शब्द आया यहाँ पे कैचमेंट एरिया।
कैचमेंट एरिया जो है इसको हम वाटर शेड मैनेजमेंट में यूज करते हैं। ये जो भी स्रोत होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, जैसे तालाब है, इसके अलावा डैम आदि है, उनका पूरा एरिया जहां पर पानी एकत्रित होता है उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंट लैंड यूटिलाइजेशन रिलेटेड वर्ड्स देखे। ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूज भी करते हैं। तो ये मेरे अनुसार आपको क्लियर हो गए होंगे। ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, आगे भी ऐसे वीडियो मैं आप तक भेज सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।